की मौत की खबर लॉर्ड वेलेस्ली के पास पहुंची तो उन्होंने अपना ग्लास उठाकर कहा था, आई ड्रिंक टू द कॉप्स ऑफ इंडिया, यानी ये जाम भारत की उस लाश के लिए है। 6 दिसंबर 1782 में मैसूर में एक ऐसी रात आई जिसमें सुल्तान हैदर अली की मौत हो गई। उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान को फौरन उनकी जगह मैसूर का सुल्तान बनाया गया। सत्ता को संभालते ही टीपू सुल्तान की भारत के काबिल और बहादुर सैन्य कमांडरों में गिनती होने लगी थी। युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को न सिर्फ पोलीलूर की लड़ाई में हराया था, बल्कि 1782 में उन्होंने तंजौर के बाहर कर्नल जॉन ब्रेथवेयर के नेतृत्व वाली कंपनी को भी पराजित किया था। 18वीं सदी में अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले शासक टीपू सुल्तान को मराठा से दुश्मनी के कारण उनका विरोध करना कितना सही है। टीपू की धार्मिक नीति पर बात करें तो इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं पर पूरा विश्वास था। उन्होंने मराठा हमले के दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। इस्लाम के सच्चे अनुयायी होने के बावजूद टीपू ने अपने समय में मिली संस्कृति को अपनाया। ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं की शक्ति में पूरा विश्वास था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि टीपू ने अपने ब्राह्मण सलाहकारों का पालन करते हुए हिंदू और मुसलमानों दोनों को इन पवित्र नदियों में स्नान करने का आदेश दिया था, ताकि उनका डर निकल जाए और वो मराठों से बेहतर योद्धा साबित हों। यहाँ टीपू की अंगूठी का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसमें देवनागरी लिपि में राम लिखा हुआ था। इस पर कुछ इतिहासकारों की तो अलग ही राय थी, जो टीपू सुल्तान को असहिष्णु और क्रूर राजा मानते थे। टीपू के मन में गैर मुस्लिमों के लिए घृणा थी। इसका जीता जाता उदाहरण यह था कि टीपू ने अपने राज्य का नाम बदलकर सरकारे खुदादाद रख दिया था और अपने दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान के बारे में और भी बहुत सारी चीजें मशहूर थी कि वो उस समय के हिसाब से अपने विद्रोहियों, जिनको उन्होंने युद्ध में हराया था, उनके साथ बहुत ही ज्यादा हिंसा का प्रयोग करते थे। उन्होंने अपने विद्रोहियों को हराने के बाद उनको फांसी देने से पहले उनके हाथ पैर नाक कान कटवा दिया करते थे। इस क्रूरता के साथ साथ टीपू में कूटनीतिक गुणों का भी जबरदस्त अभाव था। जब कॉर्नवालिस सितंबर 1786 में कलकत्ता पहुंचा तो टीपू मराठा, पेशवा और हैदराबाद के निजाम से युद्ध कर रहे थे। ये तीनों एक जमाने में उनके पिता हैदर अली के मित्र हुआ करते थे। उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में इन तीनों का ही साथ लिया था, लेकिन अपने पड़ोसियों पर जब टीपू ने हमला किया तो ये तीनों कॉर्नवालिस का साथ देने के लिए मजबूर हो गए। यही नहीं, टीपू ने मुगल बादशाह शाह आलम से भी अपने संबंध समाप्त कर लिए थे और उनकी प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया था। फरवरी आते आते निजाम, मराठा और त्रावणकोर के राजा कार्निवालस के साथ मिलकर उन्होंने टीपू के महल को पूरी तरह से घेर लिया और 2 घंटे तक तो टीपू की सेना ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने घुटने टेक दिए और सुबह होते होते कार्निवालस ने लाल बाग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। अगले दिन ही टीपू के सैनिकों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उसे मजबूरन कार्निवालस को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजना पड़ा। कार्निवालस ने उस प्रस्ताव को मंजूर तो किया, लेकिन उसके सामने कड़ी शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि टीपू अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को दे दे और दूसरी शर्त यह थी कि वह 3 करोड़ का जुर्माना देगा। जब तक पैसों का भुगतान नहीं होगा तब तक उसके दोनों बेटे अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा सारे अंग्रेज युद्ध बंदी जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे और मराठा और निजाम से छीनी हुई भूमि उनको वापस दी जाएगी। दोनों पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। टीपू के 2 शहजादों अब्दुल खलीफ और 5 वर्षीय मुजीउद्दीन को 18 मार्च 1792 को कॉर्नवालिस को सौंप दिया गया। जब 2 साल बाद टीपू ने सारा जुर्माना चुका दिया तो उन्हें टीपू के पास वापस भेज दिया गया। इस झटके से अभी टीपू उभर भी नहीं पाए थे। इस लड़ाई में उनके इतने सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस हार के बावजूद टीपू ने कभी अपना सर नहीं झुकाया। सन 19 फरवरी 1799 को अंग्रेजों ने एक बार फिर जनरल हैरिस के नेतृत्व में
टीपू सुल्तान पर हमला बोला। सन 1792 में वो अपना आधा राज्य पहले ही खो चुके थे और उनके पास संसाधनों की भी कमी थी। इसके बावजूद टीपू के सैनिकों ने बहादुरी दिखाई और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि अंग्रेज सेना आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। अप्रैल समाप्त होते होते टीपू की अधिकतर तोपें नाकाम हो चुकी थीं। 3 मई को हैदराबाद की तोपें किले की से केवल 350 मीटर की दूरी पर ही स्थित थीं। शाम तक किले की दीवारों में अंदर जाने का रास्ता बना लिया गया था। हैरिस ने तय किया था कि वो अगले दिन तक अपनी सेना को अंदर भेज देगा। अप्रैल समाप्त होते होते टीपू की अधिकतर तोपें नाकाम हो चुकी थीं। 3 मई को हैदराबाद की तोपें किले की से केवल 350 मीटर की दूरी पर ही स्थित थीं। शाम तक किले की दीवारों में अंदर जाने का रास्ता बना लिया गया था। हैरिस ने तय किया था कि वो अगले दिन तक अपनी सेना को अंदर भेज देगा। जब टीपू को पता चला कि हमला शुरू हो गया है, वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपने अंगरक्षक के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां किले से अंदर आने का रास्ता तय किया गया था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले कंपनी के सैनिक किले के अंदर घुस चुके थे। टीपू को संगीन के 2 आघात लगे थे और बाएं कंधे पर गोली भी लगी थी। उनके साथियों ने उन्हें हथियार डालने की सलाह दी, लेकिन टीपू ने अपने अंतिम समय तक तलवार नहीं छोड़ी। डेनिस फॉरेस्ट ने अपनी किताब टाइगर ऑफ मैसूर में लिखा है कि किले की बाहरी और आंतरिक दीवारों के बीच टीपू ने अंतिम सांसें बहुत बहादुरी से ली। एक अंग्रेज सैनिक ने घायल टीपू की कमर पर लगे सोने के बकल को देखकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन टीपू ने अपनी तलवार से उसे धराशायी कर दिया। कुछ सेकंड बाद एक सैनिक ने बिल्कुल पास से टीपू के माथे पर गोली चलाई। टीपू जमीन पर गिरे, लेकिन तब भी उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। टीपू की मौत के बाद उन्हें उनके पिता हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। टीपू के बेटों को वेल्लोर के किले भेज दिया गया और मैसूर की जमीन कंपनी और हैदराबाद के निजाम के बीच बांट दी गई। टीपू की पगड़ी और तलवार को कॉर्नवालिस के पास तोहफे के तौर पर भेजा गया। जब टीपू की मौत की खबर लॉर्ड वेलेस्ली के पास पहुंची, तो उन्होंने अपना ग्लास उठाकर कहा था, आई ड्रिंक टू द कॉप्स ऑफ इंडिया, यानी ये जाम भारत की उस लाश के लिए है। टीपू भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। जब अंग्रेज सैनिक टीपू सुल्तान को मारने के बाद श्रीरंगपट्टनम के किले में दाखिल हुए, तो उन्हें कक्ष में एक अजीब सा खिलौना मिला। वो एक आवाज करने वाला शेर का पुतला था, जिसे एक अंग्रेज सैनिक पर हमला करते हुए दिखाया गया है। लड़ाई समाप्त होने के बाद इस खिलौने को ब्रिटेन भेज दिया गया और इसको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अजायब घर में रखा गया था और आज भी इसे लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में देखा जा सकता है।